प्रज्ञापुंज पब्लिक स्कूल में अध्यापन का कार्य करते हैं। इन्होंने स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय हंसराज कॉलेज से किया है। एमए भी इकोनॉमिक्स में दिल्ली विश्वविद्यालय से ही किया है। पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से किया है। इनका थीसिस था धनी धनी ही क्यों है और गरीब गरीब ही क्यों है। इस थीसिस को पास करते हुए ये पीएचडी किए हैं। आप ये बताएं जी सर कि आपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही चुना। जी सर। इकोनॉमिक्स में आप बजट आया नहीं जी जी और बजट पर आपने पहले ही से शोध तैयार कर लिया जी सर कि आने वाला बजट जी सर में रेपो दर क्या होगा, जी सर बैंक का रिजर्व बैंक का रेपो रेट क्या होगा, जी सर इसके बाद बैंक जो है ऋण जो उपलब्ध कराई है उस पर प्रतिशत छूट देगी कि नहीं देगी, जी सर इसके बाद आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जी सर कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन महंगी, जी ये आपने कैसे किया? जी सर। हमारे हर साल की भांति इस साल भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने हर इकोनॉमिस्ट को, जो कि भारत से जो सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट थे, उनको अपने यहाँ बुलाया गया था और हर किसी ने इस पर आर्टिकल दिया है। अपना कॉन्फ्रेंस बाकायदा कराया गया था और इसी पर मैंने अपना किताब भी लिखा है, मॉनेटरी पॉलिसी विद बाउंड्स, जिसमें हर बातों को, हर साल हर चीजों को, अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है। और ये एक अनुमान है कि आने वाले 1 फरवरी को जब हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो उसका एक आम जनता पर एक हमारा जो सोच है वो किस तरीके से विकसित होगा और वो उसका प्रभाव आम जनता पर कितना पड़ने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा मैटर होगा। तो ये एक आकलन किया गया है कि आने वाले समय में बजट का आम जनता पर क्या असर पड़ने जा रहा है। हमारा अभी जो फिलहाल का जो आरबीआई ने रेपो रेट आज के डेट में 24 तारीख के डेट में जो सेट किया है वो 6.75 है आज का, लेकिन यह अनुमानित किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो हेल्थ सेक्टर पे सरकार सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी इस बजट में, ये एक अनुमान है। और हेल्थ सेक्टर के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर पर भी सरकार ज्यादा रुझान देने जा रही है, क्योंकि ये आज के डेट में हर जनता के साथ एक आम समस्या। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में 3 बातों को जरूर रखेगा सर। पहला वो ये रखेगा कि उस शिक्षा को आप कितना ऊपर ले जा रहे हैं, स्वास्थ्य को आप कितना ऊपर ले जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सबसे प्राइमरी फैक्टर है रोजगार, ठीक है, उससे वहां का जो नेता होगा उस एरिया का पार्लियामेंट्री कमेटी का जो भी आदमी होगा, मेंबर होगा, वो उस चीज को मैनिफेस्टो में जरूर डालेगा, ठीक है। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में, ठीक है, जनता के ऊपर कोई खास ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन बोझ पड़ेगी, ठीक है। बोझ इस तरह से पड़ेगी कि तुरंत में कोई चीजों को सरकार खुल करके सामने नहीं लाएगी, ठीक है, धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग की तरह। यानी कहने का मतलब ये है हाँ। कि जो इस बार बजट सरकार पेश करेगी 1 फरवरी को जी, वो 2024 लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर पेश किया जाए। आखिर क्यों? अब इसको इसलिए है क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, राजनीतिक दल चाहती है कि उसका जनता प्रभावित ना हो, ठीक है। और आप तो जानते ही हैं सर कि हर पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर होता है, वोट बैंक, ठीक है। और इससे अगर मान लीजिए अगर BMW कार की कीमत बढ़ती है तो आम जनता ज्यादा इफेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर नमक का दाम बढ़ता है तो आम जनता इफेक्टेड होगी, ठीक है। तो सरकार इस चीजों को ध्यान में रखी है कि जो जरूरतें की चीजें हैं उस पर ज्यादा पब्लिक को प्रेशर ना दिया जाए, उसका फाइनेंशियल ज्यादा आइसोलेशन ना हो, वो एक बेहतर तरीके से दिखाई दे, ठीक है। हेल्थ सेक्टर पर पिछले बजट में भी सरकार का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। इस बार की तुलना में इसमें भी ग्राफ दिखाई देगा आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ हर इंडस्ट्रियलाइजेशंस में, हर सेक्टर्स में आप देखिए अभी हमारा देश जो है बेसिक तौर पे टेरिटरी सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुका है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। लेकिन सरकार की नजर कहीं ना कहीं अब हर पब्लिक की नजर प्राइमरी सेक्टर की तरफ भी है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का बेस था। आप देख लीजिएगा जब पंचवर्षीय योजना चला करती थी, ठीक है, जिसका नाम बदल करके आज नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है सर। तो उसमें यह बताया गया, अब इस गवर्नमेंट ये जान लीजिए कि 1962 का फेज जो था और 67 का जो फेज था वो गोल्डन पीरियड था इकोनॉमिकल,
वैसा ग्रोथ जीडीपी में आपने कभी नहीं देखा। ठीक है, उसके बाद आया राजीव गांधी का भी टाइम आया जब जीडीपी ग्रोथ किया था, क्योंकि आईटी सेक्टर वो लेकर के आए थे। ठीक है, उसके बाद बहुत हद तक देश के अर्थव्यवस्था को बचाने का अधिकार आप एक तरह से मनमोहन सिंह को भी दे सकते हैं। ठीक है, जो कि एक समय फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, तो अब इन चीजों का आकलन हर को, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता हर चीज जानती है। ठीक है, वो समझती है, इन चीज बातों को कहती भी है और बहुत बढ़िया से उसको बताया भी जाता है। ठीक है, तो लेकिन सरकार की यही रुझान होती है जनता के प्रति कि उस पर कम से कम दबाव दिया जाए, रेवोल्यूशंस कम कराना है। ठीक है, क्योंकि अभी 2024 का जो चुनाव है वो आम जनता के लिए कितना हितकर होगा ये बजट ही तय कर देगा। यानी बजट ही तय करेगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में आम जनता जो है कितना प्रभावित हो। हाँ, ये पूरी तरह से तय है सर, ये पूरा तरीके से तय है। इसमें को अब देखिए, जैसे एक विषय छिड़ा हुआ है हर किसी का पूछने का, क्रोनी वाला ये देखिए, आपने जब याद दिलाया तो एक हमारे व्यूअर्स हैं डॉक्टर सिद्धार्थ जो बीडीएस हैं, उन्हीं का ये क्वेश्चन था जो आप क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, उसके संबंध में आपकी क्या राय है और इसका भारत जैसे विकसित देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये कहीं मोनोपोली का खतरा तो नहीं है इससे? देखिए, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। ठीक है, पर इससे घबराने की बिल्कुल भी कतई जरूरत नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, हर आदमी की मानसिकता अलग अलग है, एक तो है नहीं। ठीक है, सरकार चाहती है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, जिसमें एक आम नागरिक से लेकर के एक उच्च स्तरीय नागरिक तक को भी डेवलपमेंट दिखाई दे। मान लीजिए अगर रिक्शा वाला है तो डेवलपमेंट का उसके लिए मतलब क्या है कि आज अगर वो टी शर्ट पहना है तो कल होकर के कम से कम एक शर्ट पर आ जाए। ठीक है, अब उसके लिए आप कहिएगा कि सरकार उसको सपोर्ट की है, ये तो नहीं कहिएगा। और अगर कोई बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी के लेवल पर या फिर अडानी के लेवल पर, अगर सरकार उनसे देश का विकास करा रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है सर। ठीक है, क्रोनिक कैपिटलिज्म इसी चीज को कि इंडिविजुअल को भी आप देंगे, ठीक है, और एक हाई क्लास बिजनेसमैन को भी देंगे, और उसका पॉलिटिकली कनेक्टेड क्या होगा, ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या होगा। नहीं, मेरा कहना यह है कि मान लिया जाए कि अडानी और अंबानी की आप बात कर रहे हैं, हमारा कहना यह है कि एक डॉक्टर है सपोज दैट, और डॉक्टर के ही क्लिनिक पर वो दवा उपलब्ध है, बाकी कहीं वो दवा नहीं मिलेगी, तो मरीज को विवश होकर उसी के यहाँ से लेना है, तो उसकी मोनोपोली तो नहीं हो जाएगी, एकाधिकार उस पर तो नहीं हो जाएगा कि हम जितना में चाहेंगे उतने में ही देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। ठीक है, हर चीज का कायदा कानून है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया कि कोई भी आदमी को इजाजत दिया ही नहीं गया है कि कानून व्यवस्था तोड़ करके आगे बढ़े। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर के पास वो जो उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, जो दवा लिखी है, ठीक है, और उसी के पास वो उपलब्धता है, तो उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो दवा आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। उस डॉक्टर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यानी क्रोनिक कैपिटलिज्म जो है वो मोनोपोली की ओर देश को नहीं ले जाता। नहीं, ये गलत धारणा है सर, ये गलत धारणा है। ठीक है, वो बिल्कुल गलत धारणा है। ठीक है, ये आप इस चीज को नहीं मानिए। ठीक है, और इसके पीछे जो उदाहरण है कि इसको तो स्कूल सेक्टर पर भी आप यूज कर सकते हैं, स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम पे। स्कूल भी आजकल कहती है ना कि बुक्स हमारे स्कूल से लीजिएगा। ठीक है, एक लिस्ट तैयार हो जाता है, बच्चे को मिल जाता है, और एक बिल गार्जियन के पास भी आ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल का भी मोनोपोली है, दैट नॉट इट मीन्स। ठीक है, वो सिर्फ अपने एजुकेशन को एक्सेलेंस कर करके जनता के बीच में रखने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। उसका कोई गलत धारणा नहीं है, कोई गलत मानसिकता नहीं है, कहीं कोई भी इस तरह की बातें नहीं है जो वो नहीं समझाना चाह रहा है। वो बस इतना चाह रहा है कि दूसरे जो स्कूल हैं, ठीक है, उनसे हम बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। हाँ, इसीलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्यादा फैला। ठीक है, कि उसमें एक्सेलेंसी की बात है। जितने बेहतर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएंगे उसमें क्या है, एक एक्सेलेंसी है। और गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का एक्सेलेंसी फिक्स्ड है कि उससे वो नीचे तो जा ही नहीं सकता है। ठीक है, वो उससे नीचे जा ही नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो जब मान लीजिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं तो उसमें तो वो भी बच्चे पास कर जाते जो कोई काबिल नहीं होते। ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो ठीक। तो अब इन चीजों को समझना होगा जनता को। ठीक है, कि हर एग्जाम्पल को तोड़ मरोड़ के बिजनेसमैन पर आप नहीं थोप सकते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, बिजनेसमैन इज डूइंग व्हाट एवर द टीचर्स आर डूइंग,
वट एवर द डॉक्टर्स आर डूइंग, दे आर ऑल्सो डूइंग बेटर देन दैट। वो उनसे भी बेहतर कर रहा है। तो उसकी बातों को वो समझता है, जानता है, और तब वो बोलता है। ऐसा नहीं है कि वो यूं ही आया और बोलता चला गया। ठीक है, तो कोई भी क्रॉनिक जो आपका कैपिटलिज्म है, वो एक तरीके से गवर्नमेंट उसको मिसयूज में नहीं रखी है। ठीक है, ये अपना एक एजेंडा। और दैट टाइम आई वाज इन द अमिटी यूनिवर्सिटी एंड आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी फ्रॉम जेएनयू एंड दिस थिंग सेज दैट दैट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज जस्ट कम आउट फ्रॉम द ए बिग क्रॉनिकल मैटर। व्हाट कैन यू से, आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि भारत जो था एक कांग्रेस के दौर से बाहर निकल करके बीजेपी के दौर में आई थी। ठीक है, तो मैंने वो फेज भी देखा जब कांग्रेस थी, मैं आज वो फेज भी देख रहा हूं जब बीजेपी भी है। आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज आई एम ए टीचर, ओके, आई एम ए फैकल्टी, आई एम नॉट ए पर्सन हु डिनाई और एक्सेप्टिंग द पॉलिटिकल पार्टी, बट द सिचुएशन इज दैट कि वो जो दौर था उस वक्त आप नोकिया का छोटा सा 1100 मोबाइल लेकर के घूमा करते थे रोड पर और अपने आप को फैशनेबल समझते थे। आज का जो दौर है वो हाथ में आईफोन लेकर के आप चलिएगा, फिर भी पब्लिक आपको नोटिस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सबके घर में पहुंच चुका है वो ऑलमोस्ट। हम मानते हैं कि 100 में से 40% 30% लोगों के पास है, पूरे लोगों के पास नहीं है, लेकिन वो दौर भी आएगा। इसीलिए टाटा ने, आपको मैं जानकारी के लिए दे दूं कि टाटा ही इस बार पूरी तरीके से, ठीक है, आईफोन को बनाने जा रही है, उसी को मिला है इसका, और चेन्नई में इसका प्लांट्स भी खुल चुका है और काम भी चल चुके हैं। तो जितने आसानी से एक समय में आपको सैमसंग का मोबाइल आप खरीद लेते हैं, ठीक है, ओप्पो का खरीद लेते हैं, अब वो भी समय दौर आ रहा है जब 10, 15, 20 हजार रुपए में आप आईफोन भी खरीद लेंगे। अच्छा, नया जो बजट फरवरी में पेश किया जाएगा, अनुमान क्या है कि जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? देखिए, इसको इस बार जीडीपी, आप पूरे देश, अभी पूरी जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड में ये मान चुके हैं। आप कोई भी आर्टिकल उठा करके देख लीजिए न्यूज़पेपर का, ठीक है, उसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि इंडिया इज ए राइजिंग कंट्री एंड रिकवर्ड वेरी वेल इन द फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्राइसिस, दैट व्हाटएवर हैपेंड इन द कोविड की वजह से जो प्रभाव बाकी देशों पर भी पड़ा, उसमें जो भारत का जो था, वो भारत सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्री के तौर पर है कोविड के बाद। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने 13 दिसंबर को पूरे देश में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था और वो पूरे यूनिवर्सिटी में फैला दिया गया, जिसका नाम था विकसित भारत, विजन 2047। ठीक है, कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री होगा आने वाले समय में। ठीक है, आप पब्लिक को कुछ चीजें बतानी नहीं पड़ती है, पब्लिक उस चीजों को समझ लेती है। क्या अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि 2047 तक भारत जो है एक विकसित राष्ट्र हो जाए? बिल्कुल होगा सर। ठीक है, हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री में आएंगे। ठीक है, जर्मनी की स्थिति आपको पता है कि क्या थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो वहां से रिकवर करके आज दुनिया के टॉप 5 कंट्री के डेवलप्ड में आ चुकी है, डेवलप्ड कंट्री के तौर पे आप उसको देख रहे हैं। तो ये चीजें तो पहले से रिफ्लेक्टेड है, ये चीजें पहले से पता है। तो 2047 तो बहुत दूर की बात हो गई। ठीक है, आप देखिएगा कि 2040-2035 तक ही एक समय ऐसा आएगा जब हर आदमी के पास नौकरी होगी। ऐसा नहीं है, स्किल्ड पर्सन की कमी है, मैं मानता हूं। ठीक है, नॉलेज भी है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन सरकार उन चीजों को आम जनता तक भी पहुंचाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचाएगी, हर किसी को समझ में आता है कि उसके लिए बेहतर क्या है और गलत क्या है, सही क्या है, वो सब समझता है, बहुत अच्छे से जानता है इन चीजों को। ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है सर, वो जानता है। तो सरकार जो टेरिटरी सेक्टर को बढ़ा रही है, ये एक दिन बहुत बड़ा डेवलपमेंट लेकर के आएगा देश में। और हम लोग का तो चीजें आज क्या है कि डेवलपमेंट के तौर पर आप देख लीजिए कि एक समय था जब गवर्नमेंट सेक्टर जो काम कर रही है एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है, तो पहले प्राइवेट जितना बढ़िया काम करती थी, लोग उसका गवर्नमेंट को एग्जांपल देता था। अब प्राइवेट सेक्टर को कॉपी कर रही है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, खास करके बिहार में आप देख सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, पहले स्ट्रिक्टनेस था टीचर के ऊपर कि 8 बजे आइए, नहीं आइएगा तो आपको बैक लगेगा। ठीक है, उसके बाद 5 बजे जाइए, पूरा तरीके से काम कीजिए, और लोग करते थे क्योंकि पब्लिक थिंकिंग, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है आपको हटा करके दूसरा रिप्लेस होगा उस जगह पर दूसरा को रिप्लेस हो जाएगा। तब जाकर के इन चीजों को समझते हुए सर, ये बात पूरी तरीके से क्लियर थी कि अब इसी चीज को गवर्नमेंट कर रही है, इसी चीज को गवर्नमेंट कर रही है बिहार में, स्ट्रिक्टनेस दिखा रही है, लॉज दिखा रही है। तो कानून को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा सर। बिना कानून को, अगर हर आम नागरिक कानून को सही तौर से फॉलो करना शुरू कर दे, तो ना गवर्नमेंट को कोई शिकायत होगी, ना पब्लिक को कोई शिकायत होगी। ठीक है,
आलोचना करना बहुत आसान होता है सर, ठीक है, और उस चीज पर अमल करना अलग बात हो जाती है। अलग बात। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। हम कोई भी माइक उठा करके कहीं पर भी जा करके बोल सकते हैं कि सरकार इस सेक्टर पे काम नहीं कर रही है, चाहे कुछ नहीं कर रही है, तो लेकिन अब रियलिटी क्या है कि हमने क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा की है सरकार के प्रति, ये भी देखना होता है। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए कि ये जो सरकार है, जो बजट पेश करने वाली है, वो लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, हाँ, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, एब्सोल्युटली, मध्यम वर्गीय लोग हैं, हाँ, उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश करेगी। जी जी जी, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद।